हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नवोदय प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 41। इसमें क्या है, गिवन 154 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, देन वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। सेम वही चीज़। तो अभी आपने क्या ना, देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है आप पहले उसी को देख लो। किसकी निकालनी है, आपने निकालनी है 27.72 डिवाइडेड बाई 1.8। इसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। ठीक है, अब देखो जो गिवन है उसमें कहीं देखो किसी की वैल्यू दी है। हाँ देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस टाइप का नंबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट में, यहाँ पे ऐसे। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। चलो ठीक है, 154 इंटू 2772। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से हम इस वैल्यू को ना इस फॉर्म में बना लेते हैं, 27.72। अच्छा, इसको अगर पॉइंट में करना है तो हमें क्या करना होगा, देखो अगर यहाँ पे पॉइंट करना है तो हमें क्या है, इसको डिवाइड करना होगा। देखो कितने से, 100 से। क्यों, क्योंकि दो दो डेसिमल तक नंबर है, तो इसलिए 1 2 2 जीरो और ये यहाँ पे नीचे आएगा। तो अगर हम इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि हम कोई भी इक्वेशन देखते हैं और इक्वल टू होता है, तो हमें जो भी ऑपरेशन हमने यहाँ किया है हमने वो ऑपरेशन यहाँ भी करना होगा। देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 से अगर ये डिवाइड कर दिया है तो इसको भी हमें 100 से डिवाइड करना ही होगा, तभी तो इक्वल टू होगा। अब इसमें कुछ चेंज आ गया, क्या आ गया, देखो इसको अगर हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे, देखो नीचे 100 है तो कितना आ जाएगा, दो डेसिमल छोड़, दो डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल लग जाएगा। देखो 1 2 2 जीरो, 1 2, और यहाँ पे क्या है, ये तो एज इट इज ही है, इसको ऐसे कैसे रखो। ठीक है, ये तो एज इट इज हो गया, आपका जो है वही है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आ गई है ये। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू की जगह हमें क्या पुट कर देंगे, जो ये वैल्यू दी है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई है, 154 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100। तो इसकी वैल्यू ये होगी, जैसे हमने देख लिया है। और आगे क्या है इस इक्वेशन में, डिवाइडेड बाई 1.8। अब इसको फाइंड कर लो इजीली। देखो अब ये डिवाइडेड बाई है तो क्या हो जाएगा, 154 इंटू 18 ऑन 100 डिवाइडेड बाई है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम डिवाइडेड बाई है तो यहाँ पे हम इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो ये है उसको उलट के लिख देते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है ऐसे डिवाइड में तो इसके नीचे 1 होता है कहीं ना कहीं, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 1/1.8 ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो इसको पॉइंट को अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 10 अगर जैसे डिवाइड है और फिर से डिवाइडेड बाई कुछ भी होता है तो हम उसको ऊपर लेके चल देते हैं। जैसे बटे के अगर बटे होता है तो यहाँ की बजाय अब कहाँ पे आ जाएगा, इसको ऊपर ही ले लेंगे, तो गुणा में 10 को हम ऊपर ले लेते हैं। अब देखो इजीली इसको इससे ये 18 ही हो गया, अभी इसको तो हटा ही देंगे डेसिमल क्योंकि हम 10 लगाया था। तो यहाँ पे 18 से 18 और 10 से 10, और अब क्या आ गया आपका 154 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको पता है इसको डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के इधर डेसिमल लग जाएगा। देखो 15.4 एक पॉइंट रहेगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो जहाँ भी आपका आंसर है जैसे यहाँ पे ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो ऐसे केस में आपने समकोण त्रिभुज, ठीक है देखो क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे बनती है, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी उसके ऊपर तो 90 डिग्री का होगा। तो इसमें क्या होता है, हमने इसमें उसकी दो लंबवत जो होएगा, मीन्स यहाँ पे देखो ये भी लंबवत है, जो सीधी लाइन होगी उसको हम लंबवत बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ये भी अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या होगी, इसकी सीधी लाइन होगी। तो लंबवत रेखाएं, एक तो ये होगी लंबवत और एक ये होगी, इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, या फिर इस साइड से अगर ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो दो ही परपेंडिकुलर होता है इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब दो परपेंडिकुलर कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो इसको मैंने 5 ले लिया तो इसको मैं 12 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अभी थर्ड साइड निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का या किसी भी आकृति का अगर हमें परिमाप निकालना है तो जो उसकी ये साइड उसकी जो बाउंड्री होती है, उनकी जो लेंथ, उनकी लंबाई होती है, उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है इसकी बाउंड्री, फिर यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे जितनी भी ये आएगी 5, 12 और जितनी ये आएगी उनको जोड़ के लिख देंगे, वो उसका क्या होगा, परिमाप होगा। जैसे मान लो हम देखते हैं, जैसे चतुर्भुज का परिमाप, कुछ भी हो परिमाप के लिए, तो परिमाप में ऐसी आकृति है आपके पास, तो इस जो जितनी इसकी लंबाई होगी और जितनी इसकी लेंथ होगी, इसकी इन सब की लेंथ को हम जोड़ के लिख देंगे, वही आपका क्या होगा, परिमाप, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हमें क्या दिया है, ये चीज़ दे दी है और ये चीज़ दे दी है, तो हमें ये और ये तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन ये और हमें चाहिए, तो तब हम इन तीनों को जोड़ पाएंगे और उसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको निकालने के लिए तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। वो फॉर्मूला होता है कि जो दो साइड्स होती हैं, जो लंबवत दो साइड होती हैं, तो इन दोनों का क्या करना पड़ता है, इनको स्क्वायर करो, ठीक है, इसको भी स्क्वायर करो और इसका अंडर रूट। तो ये जो भी आएगा वो ये वाली साइड आएगी। देखो 5 का स्क्वायर 25 जमा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। और ये कितना हो गया 169, और इसका स्क्वायर रूट जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, तो कितने का हो गया इसका वर्गमूल, क्या आएगा 13, क्योंकि क्या होता है ये 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये संख्या जिसकी स्क्वायर होती है उसी का वो वर्गमूल हम बोलते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितनी आ गई 13। तो अभी आपको पता ही है, इसको और इसको जोड़ देंगे, वही इसका परिमाप हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 जमा 13 जमा 12, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 25 और 5 30, तो ये आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो जहाँ भी हो 30 सेंटीमीटर वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इक्वल टू में होता है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है उसको पहले, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे x अपॉन ये है आपका 25, ठीक है, इज इक्वल टू 196 अपॉन x, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अभी स्क्वायर जो होता है इसको उधर लेके जाते हैं तो किस में बदल जाता है, वो रूट में। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट, ऐसे लिख दो बस, ठीक है। अच्छा, एक तो आप इसको गुणा करके फिर इसका वर्गमूल निकालो, गुणा करके स्क्वायर रूट निकालो, या फिर अगर आप जिसमें कोई भी संख्या आपस में गुणामय हो और उसका स्क्वायर रूट आपको पता हो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि किसका वर्ग होता है 5 का, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ये 14 का वर्ग होता है। तो ये आपके पास, इनको गुणा कर दो, 14 पंजे 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, तो वार्षिक दर निकालो। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, एनुअल रेट निकालना है, मतलब आपको दर निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको कुछ नहीं दिया है, बस खाली टाइम दे दिया है और आपको उसकी दर पूछिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप मान लो प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, टाइम ले लो, उसके बाद उसकी जो भी है रेट आपने निकालनी है। अच्छा, इस तरीके से देखो, और एक एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, पर एक अमाउंट होता है, ठीक है। चलो देखा, ये देखो आपने इसमें करना है, इसको हम क्या बोलते हैं मूलधन, हिंदी वाले इसको समय, और ये क्या होगी दर, और ये क्या होगी साधारण ब्याज, और ये होगी मिश्र धन। क्या हो गया ये मिश्र धन, ठीक है।
अभी आप देखो क्या बोलता है, अगर हमारे पास हमें कुछ नहीं दिया है, ना हमें मूलधन दिया है, ना हमें, खाली हमें क्या दिया है, समय दिया है, ठीक है। तो समय के नीचे तो हम लिख सकते हैं कितना, 16 वर्ष दिया है हमें, ठीक है। तो हम मूलधन को 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1। अच्छा, 16 वर्ष में वो क्या है, दुगना हो जाता है। हो जाने का मतलब क्या है, कुछ उसमें क्या जुड़ा होगा, कुछ उसमें साधारण ब्याज जुड़ा होगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद वो हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अमाउंट जो भी उसका मूलधन है और कुछ उसमें ब्याज जुड़ा होगा, उसके बाद में वो कुछ अमाउंट हो गई होगी। होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब कभी आ जाए कि वो दुगना हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, वो मिश्र धन बन गया। क्या बन गया, मिश्र धन। तो 1 है तो क्या हो गया, वो दुगना, मतलब 1 का दोगुना क्या होगा, 2। तो मिश्र धन कितना हो गया, 2। तो 1 में कुछ जुड़ के ही तो उतना होता है ये मिश्र धन, यानी कि मूलधन में जब साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तभी तो आपका मिश्र धन बनता है। तो देखो, अगर आपको मूलधन दिया है, मिश्र धन इतना है, तो क्या जुड़ा होगा, 1 मूलधन था, तो 1 यहाँ पे आपका साधारण ब्याज होगा, तभी तो 2 हुआ होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास एक सूत्र आपको पता ही होता है, क्या होता है, जैसे साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा में क्या होता है, समय और बटे में 100। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जनरली, प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, टाइम अपॉन 100, एक ही बात है। ये क्या बोलते हैं इसको, SI, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपके मूलधन या प्रिंसिपल कितना हो गया, 1 हमने माना है, दर हमने निकालनी है तो उसको R लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तो हमें निकालना ही है तो इसको R ही लिख लो है, ठीक है। तो SI, समय देखो कितना है, समय आपके पास कितना है, 16 वर्ष, और यहाँ पे क्या है, 100। साधारण ब्याज कितना दिया है आपको, साधारण ब्याज आपके पास 1 है। तो अब आप R को इजीली सॉल्व कर सकते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, R इंटू 16, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो R हमें तो रेटिंग निकालना है, वो कितना होता है, 100 अपॉन 16, ठीक है। यहाँ पे लिख लो R कितना आ गया आपका, 100 अपॉन 16। तो अब इसको काट लो, 4 से 4 25 100, 4 चौक 16, तो 25 बटे 4 क्या होता है, 6 चौक 24, 4 सही 6, 4 6 की 24, तो 6 सही 1/4%, ये आपका दर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, देखो अभी हमने क्या करना है, इसका निकटतम मान कुछ हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और आपने इसमें इसको डिवाइड करके लिख देना है। तो आप देखो यहाँ पे प्लस है, तो आपने बोर्ड मास के हिसाब से आपको इसको डिवाइड करोगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, तब इसको प्लस करोगे। तो आप जो मल्टीप्लाई में हमेशा ज़्यादा नंबर आता है, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, चलो ठीक है। 349 को किससे मल्टीप्लाई कर लो आप, 51, ठीक है। कैसे भी कर लो, जैसे इसको जो भी फास्ट तरीका आता है आप उससे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 9 45 और 5 चौक 20 और 4 24, 5 15 2 17, 9 9 4 और 3 7 7 और 1, यानी कि 17,799, और प्लस इसमें कुछ डिवाइड होने के बाद प्लस भी आएगा। देखो पहले इसमें कुछ देख लो, 17,799 के आसपास हो जाए, 17,500 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने तो कुछ और भी जुड़ना है, तो इसके ज़्यादा आंसर आएगा। 17,500 इसमें और ही जुड़ना है, इससे तो ज़्यादा ही होगा। इसमें भी देखो और जुड़ना है, एंड इसमें तो ठीक है क्योंकि 17,700 है ना। यहाँ देखो 17,000, इसमें भी आपको पता ही है क्योंकि 17,799 तो ये आ ही गया है, 17,799 तो ये ऑलरेडी आ चुका है, इससे ज़्यादा आपने जोड़ना है। तो क्योंकि ये और बचा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि आपने अभी तो क्या है, अभी तो आपने खाली इसका ही किया है, इसके बाद प्लस और भी तो कुछ होगा ना, ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, तो ये प्लस 632 डिवाइडेड बाई 31, तो आपका ये जो आएगा इसमें इसका भी तो कुछ ना कुछ प्लस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप देखो ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि ये इससे कम ही आ रहा है, इसी से कम आ रहा है, इससे कम इससे कम, तो कहीं ना कहीं ये इससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये आएगा, इससे ये जुड़ जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हो। आगे आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सोल्व करके देखोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्टली इसी टाइप से सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे हैं, अगर लड़कियां की संख्या 800 है और लड़कों की संख्या ज्ञात करो।
तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, आप समझो इस चीज़ को, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 3/5, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे लड़के हैं, तो ये क्या है टोटल हमारे पास लड़के, ठीक है, बॉयज़। और लड़कियों की संख्या 18 है। देखो लड़कियों की संख्या फ्रैक्शन में नहीं दी। अच्छा, फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी जैसे हम फ्रैक्शन लेते हैं तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जो टोटल होता है वो आपको हमेशा फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाता है। जैसे मान लो कुछ चीज़ है, कुछ भी वस्तुएं हैं, वो आपके पास कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो 5 में से जो ऊपर होता है वो उसकी संख्या होती है। जैसे मान लो 5 में से कितने, 3, तो यानी कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3, कितने में से, 5 में से। तो आपको पता है टोटल तो कितने दिए हुए हैं, टोटल कितना माना हमने, 5, तो 5 में से लड़के कितने हैं, 3। अच्छा, ऐसे ही 5 ही टोटल है, उसमें से क्या बचा लड़कों का, लड़कियां, तो लड़कियां कितनी होंगी, 2 ही तो होंगी। लड़कियां कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या है, लड़कों की संख्या पूछी है, यहाँ पे लड़कियों की ना आप फ्रैक्शन की बजाय एक्चुअल संख्या दे दी। क्या दे दी, एक्चुअल। अच्छा मुझे ये बताओ कि फ्रैक्शन के हिसाब से आपको दिख रहा है कि लड़कियों की संख्या 2 है और एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में तो 800 दी है। तो आपने क्या करना है, इसका इससे फ्रैक्शन करके देखना भाई, फ्रैक्शन नहीं, इसको देखना है कितने टाइम से। तो फ्रैक्शन के हिसाब से 2 लड़कियां हैं और वैसे आपके पास टोटल कितनी, 800, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, 400 गुना ज़्यादा है कि नहीं। तो जो भी कुछ इस फ्रैक्शन में होगा वो एक्चुअल में उसका 400 गुना होगा, ठीक है। देखो अगर आपने क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, तो लड़के फ्रैक्शन के में कितने हैं, 4, तो कितने गुना फ्रैक्शन में तो 3 है, और कितने गुना ज़्यादा होने चाहिए एक्चुअल में, 400 गुना ज़्यादा। तो इसको 400 गुना ज़्यादा कर दो, सिंपल, इसको 400 से गुना कर लो, 4 × 12, 1200 आपके पास लड़के आ जाएंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप पूछते हो कि सर टोटल बता दीजिए, तो टोटल में क्या होगा, देखो टोटल तो वही 5 आ रहा है आपके पास, तो लड़के और लड़कियाँ मिला के टोटल कितने हैं, 5 है। तो फ्रैक्शन में कितने हैं, 5, और एक्चुअल में कितना होगा, जो हमने इससे निकल गया था, हो गया 400 गुना, तो इसका 400 गुना कर लो, तो 5 × 24, तो एक्चुअल में कितने हैं, टोटल जो मिला के वो 2000 है। लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें तो उन्हें लड़के पूछे थे, तो आप 1200 निकालो और आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट करना नहीं है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट की खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन इन 24 इनिंग्स, हाउ मैनी रन्स मस्ट बी स्कोर्ड इन 25 इनिंग्स टू मेक द एवरेज 29। ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या, देखो कितनी पारियां हैं आपके पास, यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखो 24 जो पारी है आपकी, 24 पारी में आपका एवरेज है 28, मीन्स हर एक पारी में आपने एक एवरेज स्कोर जो है कितना बनाया है यहाँ पे, ये आपकी एवरेज होगी कितनी, 28। अगर आपको टोटल रन्स कितने बने हैं 24 पारियों में, जैसे मान लो एक पारी में आपने कितने 28 बनाए, तो ऐसे 24 पारियों में आपने 28 करते हुए बनाए तो आपका एवरेज हो जाता है। तो टोटल आपको क्या करना पड़ता है, इनको गुना करो, तो वो आपका कितना आ जाएगा, टोटल रन्स, यानी 24 पारी में आपने टोटल रन्स कितने बनाए। तो देखो टोटल रन कितने बनाए आपने, टोटल रन 24 गुना 28, तो आपका आ जाएगा कितना, 672 गुना करने के बाद, ठीक है। अच्छा आपने क्या की, 25वीं पारी, एक पारी और खेली इसने, 25वीं पारी स्टार्ट की, तो उसका जो औसत है ना वो कितना रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 29। तो कहने का मतलब अभी रन जो है 25वीं पारी के बाद उसके रन कितने होने जाने चाहिए, टोटल रन कितने हो जाने चाहिए, 25 को 29 से गुना कर दो, तो उसके टोटल रन होने जाने चाहिए, आपको गुना करेंगे तो 725। तो देखो 24 पारी तक तो इतने रन थे, ठीक है। अभी 25वीं पारी में कुछ रन बने हैं, तभी तो 725 हुए हैं टोटल, तो कितने रन बने हैं, तो उतने तो 25वीं पारी में बनाए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 725 में से 672 को माइनस कर दो, देखो 672 को, तो कितना हो जाएगा, 3 एंड 7 5 12, ठीक है। तो यानी कि 53 रन, तो 25वीं पारी में आपने 53 रन बनाए, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका बेसिक मेथड था। अच्छा एक हम शॉर्ट इस तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे 24वीं पारी में एवरेज कितना है उसका, 28, यानी कि 24वीं पारी तक उसने हर एक पारी में 28 रन बनाए हैं, तो 25वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए, 29, यानी कि उसका एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाए, 1 बढ़ जाए।
अच्छा, एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है कि इन 24 पारी में भी एक बढ़ेगा और अगली पारी में भी एक बढ़ेगा। तो देखो पहले तो कितना एवरेज चलता आ रहा था उसका 28, यानी हर पारी में कितना बना रहा है वो 28, तो 28 तो बनाएगा, ठीक है। अब कितना बढ़ा है उसका 25वीं पारी में, देखो 24 पारी में एक एक रन बढ़ता है, तो कितने रन बढ़ गए, 24 बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। और अगली पारी उसने एक और खेल ली, ठीक है, तो एक और बढ़ गया, तो टोटल कितना, एक और बढ़ गया उसका। या आप बोल सकते हो टोटल पारी कितनी है, पहले 24 थी तो एक बढ़ा तो 24 बढ़ गए, अभी टोटल पारी कितनी होगी 25, तो कितने एक एक बढ़ा है सब में, तो कितने रन और बढ़ गए, 25 बढ़ गए। या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख दो, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 28 प्लस 25, 8 वही 53। तो 25वीं पारी में कितने रन बनाया आपने, 53। ये बेसिक तरीका है, जिसको समझ में नहीं आया बेसिक से कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका एडवांस तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक मैच कुल आधे घंटे चलता है और मैच के जो समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। तो ये टाइम आउट कितने मिनट का है, ये तो बहुत ही सिंपल होगा। देखो कुल मैच कितने का था, आधे घंटे का है, और 1/10 भाग उसमें टाइम आउट हुआ है, तो आधे घंटे का कितना है, 1/10 भाग तो निकालना है। अच्छा आंसर आपका मिनट्स में है, आंसर किसमें, मिनट में, तो आधा घंटा कह लो या कितना बोल लो मैच, 30 मिनट्स, एक ही बात है। तो कुल कितने घंटा कितने मिनट तक चला, तो 30 मिनट्स तक। कितना टाइम आउट हुआ उसका, 1/10, बस यही तो है, कितना होगा उसका, 3 मिनट्स तक टाइम आउट होगा बस, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा 3 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदा जाता है, तो इसे अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेच देता है, तो एक का लाभ प्रतिशत बताओ। देखो इसमें क्या होता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेडियो को अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है और इसे अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेच देता है, एक अलग प्रतिशत बताओ। ऐसे जब फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं, अच्छा आप एक चीज समझो उससे पहले कि इसमें आपने अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, देखो एक क्या होता है कि मार्क प्राइस, और एक होता है सेल प्राइस, और एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखो एक होता है यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी, और एक होता है एमपी मार्क प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, जिस पर हमें वस्तुएं खरीदता है, ये आप बेचता है मतलब सेल प्राइस, और इसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और इसको अंकित मूल्य क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस आइटम पे जो भी रेट लिखा होता है। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो एक कोई भी कपड़ा होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये इसका MRP मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है कि उसका MP। तो आपको अगर कोई भी छूट मिलती है तो जो रिटर्न जो प्राइस होता है, जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, जो टैग पे लिखा होता है उसके ऊपर छूट मिलती है। और जो भी छूट मिलती है यहाँ पे, छूट मतलब डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट मिलता है, जो भी डिस्काउंट, उसके बाद ही जो डिस्काउंट मिलने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं SP, यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी डिस्काउंट मिलने के बाद जिस प्राइस में आपको मिलेगी वो दुकानदार उसको बोलेगा, उसको SP की मैंने इतने में इस चीज़ को बेच दिया, ठीक है। अब दुकानदार होगा वो खरीद के भी लेके आएगा, तो वो जितने में उस वस्तु को खरीद के लेके आता है उसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। देखो अब ये क्वेश्चन है, तो एक रेडियो को अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। देखो अब ऐसे में ना आपके मन की इच्छा होती है, आप कितना मूल्य मान सकते हो। जैसे 100 रुपये मान लो इस अंकित मूल्य को, 100 यहाँ पे 100 मानोगे, 100 के बाद इसका 3/4 करके यहाँ पे लिखोगे इतने में बेचता है। लेकिन जब फ्रैक्शन होता है ना, तो आप अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, तो जो नीचे वाला होता है ना उसको आप, ये जो लिखा होता है अंकित मूल्य के, यानी कि यहाँ पे लिखा है ऑफ इट्स मार्क प्राइस, तो जहाँ पे ऑफ आ जाए इंग्लिश मार्क प्राइस, तो ये इसको आप मार्क प्राइस मान लिया करो। यहाँ पे अंकित मूल्य के है तो अंकित मूल्य को ये नीचे वाला मान लिया करो, ठीक है। जो भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य के इतने पे
कुछ भी है, बेचता है अंकित, जो भी कुछ आए, तो यहाँ पे जो भी आए उसका अगर कुछ चीज़ें हो और जो भी फ्रैक्शन दिया हो तो उसको ये मान लिया करो। देखो उसे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो अंकित मूल्य को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 4, यानी मार्क प्राइस को मैंने कितना मान लिया 4, ठीक है, ठीक है 4 मान लिया। तो 4 मानने के बाद देखो 4 का अगर मैं 3/4 करता हूँ तो उसका क्या आ जाएगा, वो खरीदता है, खरीदता मतलब क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 3/4 का 4 का जो है 4 का 3/4 करता हूँ मैं, जो भी हमें एमपी मानना है जो मार्क प्राइस, तो देखो ये कट जाएगा, तो आपका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब फ्रैक्शन में नहीं बनती, पॉइंट्स में नहीं बनता अगर हम इस तरीके का हम मान लेते हैं तो, ठीक है। फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाले को मान लिया करो, जो भी यहाँ पे हो उसका, ठीक है ना। चलो उसके बाद में तो क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो इसका कितना था 3/4, तो इसका क्या आ गया, ये 3 क्या आ गया इसका क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोल देंगे, ठीक है। अब उसने किया क्या, उसने क्या अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो 1,00,000% आओ। अच्छा वो जो बेचता है, जो उसका सेल प्राइस वो किस पे है, वो बोलता है कि जो अंकित मूल्य जो भी था उसका, वो अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, यानी कि जो भी अंकित मूल्य है इसका 20% निकालो और वो जो प्राइस आएगा उस पे ये बेच देता है, यानी कि वो अमाउंट होगी उसकी बेचने की अमाउंट। देखो चलो यहाँ पे 4 का 4 से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है उसका, जो भी है एसपी बनेगा, ठीक है। तो 4 का अगर 4 से 20% अधिक पर बेचता है तो 4 का पहले तो आप 20% निकालो, फिर 4 को उस 20 में जोड़ दो, या फिर सीधा अगर 20% अधिक होता है ना तो आप वो उसको 120% कर दिया करो, इसको 120% इसका निकाल दिया करो। 4 का कितना हो गया 120%, जितना भी परसेंटेज दिया हो उसका उतना फालतू निकाल दो। तो 4 का 120% आप करो, परसेंट के तेज को खोलते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, तो 12 चौक 48/10। तो यहाँ पे आप दशमलव लगाओगे, इसको 1 0 है तो 1 छोड़ के दशमलव और ये आपका आ जाएगा, तो यानी कि 4.8। तो उसका बेचने का जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा 4.8। अभी आपने कभी भी सुना होगा कि लाभ या हानि, तो क्या दिया वहाँ पर लाभ, तो लाभ आपको पता है जो भी क्रय मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा, यानी आपने जो वस्तु खरीदी और बेची उनके बीच का जो अंतर होगा, अंतर क्या है, अगर मान लो क्रय मूल्य आपका कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली लाभ होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी तो क्या हो गया, आपको लाभ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य कितना है 3 है और 4.8 में आपको उसने वो वस्तु आपने 4.8 में आपने बेच दी, तो आपको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, देखो 4.8 में बेची और 3 में आपने खरीदी थी, तो कितने हुआ 1.8, यानी 1 रुपये 80 पैसे का लाभ हुआ कि नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो ये तो आपका लाभ क्या आ गया, लाभ। अगर आपसे पूछता, वैसे तो वो फिर लाभ प्रतिशत, आपसे क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत होता है, ये आपका क्या आ गया, लाभ। इसके हिसाब से जो आपने माना है इसके हिसाब से ये लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है, लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो लाभ कितना हुआ, आपको कितना बताया मैंने 1.8 गुणा में 100, और जो भी क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगी, 1 0 आ जाएगी। अब देखो 3 6 18, 1 0 से 1 0 काट दो, कितना हो गया आपका 10 गुणा 6 कितना है 60, तो आपको लाभ कितना हो जाएगा 60%। एक बार इसको दोबारा देख लेना, थोड़ा सा इसको थोड़ा हल्का पेचीदा सवाल होता है बट इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक एन आर्टिकल इज परचेज फॉर ₹7,500 एंड सोल्ड ₹8,400, यानी कि एक कोई भी वस्तु है आपको कितने में, अच्छा मैंने क्या बताया था, सिंपल एक सीपी एसपी, यहाँ पे एमपी, मार्क प्राइस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो कितने में खरीदी आपने, क्रय मूल्य सीपी बोलते हैं, आपने खरीदी 7,500 में, और कितने में बेची आपने, देखो कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, तो लाभ होना ही है। और लाभ कितना है, जैसे मैंने बताया था माइनस कर दो इसमें से, तो 8400 में से इतने को माइनस करेगा कितना 900, तो 900 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ।
तो लाभ हुआ यानी कि प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट या लाभ। लेकिन लाभ क्या निकालना है आपको, परसेंट, लाभ प्रतिशत। तो वो क्या होता है, लाभ गुणा 100। लाभ कितना है आपका 900 गुणा में 100 बटे उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, इतना ही था 7500। देखो ये क्रय मूल्य था, इतने में खरीदी थी ना। अब इसको कट कर दो बस सिंपली, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, और यहाँ से 25 से करोगे तो 25 थी 75, और यहाँ पे 25 से काट दो। यहाँ पे 9 गुणा 100 लिख लो सीधा, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है। तो 25 से करोगे तो 25 चौका 100, 3 से 3 दिया 9 और 4 दिया 12। तो कितना परसेंट हो गया, 12%। लाभ कितना आ जाएगा आपका, 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कट करना जो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, इसको हम व्हाट इज व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो फर्स्ट प्राइम नंबर्स कहाँ स्टार्ट होते हैं, देखो 2 3 5 7 11 एंड इस टाइप से प्राइम नंबर चलते रहते हैं। तो आपको फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का क्या सम पूछा है, तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर ये है, तो इनको सम कर दो सिंपल। 7 और 5 12, 3 2 5, तो कितना होगा 17। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। देखो बोर्डमास का नियम यूज करो। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, डिवीजन ब्रैकेट, तो क्या है सिंपली पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर का जो भी है ब्रैकेट है इसको सोल्व करना होगा। तो मल्टीप्लाई करो 6 7 42, तो ब्रैकेट 13 प्लस 42 कितना हो गया आपका 55। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट 55 ये आ गया, डिवाइडेड बाई ये इतना है 11 इंटू 3 है, और जो भी आगे है उसको ऐसे सोल्व कर दो। इसको सोल्व करो, ये ब्रैकेट में है, इसको तो ऐसे लिख दो या फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐसे ही लिख दो कोई बात नहीं, या आप इसको मल्टीप्लाई करके 33 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 4 दूनी 8, पहले ये सोल्व होगा बोर्ड मास के हिसाब से, और 12 में से 8 गए कितना हो जाएगा 4। अब डिवाइड को पहले करेंगे, देखो 3 इंटू ब्रैकेट में है तो यहाँ पे इधर कुछ नहीं है तो गुना लगा दो यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 33 और -4। अब इसको कट कर लो, 3 से 11, 11 5 55, अब कितना आ गया 5 - 4 बराबर है 1। इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 770 और 426 को भाग करने पर 6 शेषफल देती है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 270 एंड 427 लिविंग 6 एज रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, देखो आपको बड़ी से बड़ी संख्या मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, आपको कहीं ना कहीं इन दोनों को डिवाइड करे वो बड़ी वाली संख्या, और वो आपको क्या होता है HCF। मैंने HCF के कुछ कंसेप्ट डाले हुए हैं तो आप वो ज़रूर देख लेना, HCF और LCM के। ठीक है, इसी तो इसमें क्या है, देखो 6 रिमाइंडर बचे, तो आप एक बताओ किसी में रिमाइंडर बचे, तो अगर रिमाइंडर ना बचे तो वो संख्या होगी उसको कंप्लीट डिवाइड कब करेगी, यानी कि इसको कंप्लीट डिवाइड करती है तो 6 बचता है। इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूं दोनों में से, तो क्या नहीं वो जो संख्या होगी उन दोनों को डिवाइड करेगी, कंप्लीट डिवाइड करेगी बल्कि। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में जब रिमाइंडर की बात आए कितना बचे, तो आप उसमें से पहले ही इसको रिमाइंडर को माइनस कर लिया करो। देखो 270 हो गया, इसमें से -6 कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 264, और यहाँ पे आप 426 है, इसमें से आप माइनस कर लोगे 6 को, तो कितना आ जाएगा 420। ठीक है, अब आपने इन दोनों का HCF निकाल देना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका HCF निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 264 है, इसका फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करके लिख लो चाहे आपको, अगर फैक्टर करना है तो भी काफ़ी ईजी रहेगा, क्योंकि देखो वैसे एक डिवीजन मेथड भी होता है और फैक्टर करके लिख सकते हो। तो इसके आप फैक्टर करोगे, देखो 264 के तो कैसे आ जाएगा 2, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं हमें, तो 2 क्या है प्राइम नंबर, तो 2 से करोगे तो 2 कितना आएगा 2 1 और 2 दिया
6 और 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे इसका ऐसे नहीं होगा ये, आप इसको 264 का करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2 1 2 3 6 2 2 4 132। तो ऐसे इसके आप करते जाओगे तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो तो इसका पूरा खोल के करोगे। जैसे यहाँ पे करोगे फिर से इसको देखो 2 से करते हैं तो 2 छिक्की 12 2 छिक्की 12, तो जो लास्ट में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनते जाएंगे वही इसके आ जाएंगे। जैसे 2 गुना अभी 11 से कर लो, 11 छिक 66 है तो 11 गुना 6, अब देख सकते हो ये सब प्राइम फैक्टर्स तक। इसको देखो 6 है 3 गुना 2, अब देखो अब कुछ भी नहीं टूटेगा, अब ये फाइनल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका फैक्टर कर लो। और अब क्या है 420 का भी फैक्टर कर लो आप। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 420 का वो भी आपका इस तरीके से आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब यहाँ वो क्या है दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया नंबर, तो उनमें से जो कॉमन है उसको ढूंढ लो, वो आपका HCF होता है। वैसे मैंने HCF बताया हुआ है कैसे कैसे निकालते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं HCF निकालने के, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। डिवीजन मेथड होता है, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और भी 1-2 सॉर्ट्स बताए हैं, तो उस टाइप के आपको देखो 2 कॉमन है यहाँ पे, एक ये 2 कॉमन है, और देखो 1 3 है, वो दोनों में है। ठीक है, तो जो कॉमन हो उनको लिख दो, उनको गुणा कर दो, 2 × 2 × 3, देखो 2 दूनी 4 या 12, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो अब ऐसे क्वेश्चन है, ये है वह संख्या कौन सी है जो 4 8 6 तीनों का गुणज है, यानी कि विच इज़ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ऑल द 3 नंबर्स 4 8 एंड 6। कहने का मतलब यार कोई किसी नंबर का अगर मल्टीपल होता है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ मैं आपको 5 है, ठीक है यहाँ पे, ठीक 5 है, 5 किसका मल्टीपल है, देखो 10 है, 10 को देखो 10 के क्या फैक्टर होते हैं, तो देखो 10 के अंदर 5 आता है कि नहीं, 10 के मल्टीपल्स के अंदर 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 5 जो है 10 का मल्टीपल्स है। अब देखो अगर मैं इस 10 को 5 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा, बिल्कुल होगा, देखो करके देख लो 2 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी मल्टीपल होगा किसी नंबर का तो वो मल्टीपल उस नंबर को डिवाइड पक्का करेगा। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट था। तो अब क्या है आप चेक कर लो कि जो ये नंबर है वो इनसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो 396 को अगर इन तीनों से डिवाइड करके चेक कर लो होगा कि नहीं होगा, ऐसे चेक करके देख लो, जो हो जाएगा वही आपका इन तीनों का गुणज होगा। देखो इसमें डिवीजन मेथड यूज होएगा अभी आपका। देखो अब देखो अगर मैं 4 का डिवीजन मेथड देखता हूँ तो 4 का डिवीजन मेथड क्या होता है, 4 का अगर डिवीजन मेथड देखूँ तो जो लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं किसी भी नंबर के, वो अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो उसका वो 4 का क्या है डिविजिबल है, यानी कि तो 4 से देखो 4 96 बिल्कुल 4 से हो जाएगा, तो ये 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है और ये भी 4 का है, तो 4 से तो कोई मतलब ना, 4 से तो सभी हो रहे हैं। अब अगला देखो 8 से कौन कौन सा हो रहा है। 8 का रूल क्या है कि इन तीनों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तीनों को, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। अच्छा उससे पहले कुछ और देख लो क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 6 का देख लो, 6 का चेक कर लो पहले। तो 6 का होता है जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए, वो आपका 6 से डिवाइड होगा। तो देखो 3 से डिवाइड करने का तो आपको पता ही है, 2 से देखो, 2 से तो सब इवन नंबर आ रहे हैं पीछे, तो 2 से तो सारे हो रहे हैं। तो 3 से डिवाइड करने का अगर इनका डिजिट सम, यानी कि ये जो अंकों है, अंकों का योग अगर 3 से अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता है तो नंबर भी 3 से भाग होता है। देख लो अब डिजिट सम करके देखो, यहाँ पे 3 9 और 6 इनका डिजिट सम होगा, एक ये भी हो जाएगा 3 से। ये देखो यहाँ पे 6 और 6 12 और 4 16, ये देखो 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से वही डिवाइड होता है, तो 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये देखो 5 और 4 9 3 12 2 14, ये भी 3 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 6 से नहीं होगा। तो इसका मतलब इन तीनों का जो गुणज है ये 2 नंबर तो हो नहीं सकते, बिकॉज ये दोनों नंबर 6 से जो है भाग नहीं हो रहे, तो 6 इनका मल्टीपल नहीं है, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अभी क्या बचेगा, 4 से तो सब हो रहे थे 8, अब 8 से करके देख लो। तो 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो देख लो 8 चौक 32 7 8 नहीं होगा। तो अभी
अब ये हो ही नहीं रहा तो यही आंसर होगा, ये बचेगा तो आंसर लगा सकते हो, बाकी चेक भी कर लो। से 8 8 64 5 और 8 7 56, ठीक है बिल्कुल ये आपका डिवाइड होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही शॉर्ट तरीके से आप समझते जाओगे और एग्ज़ाम में कम टाइम में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। एग्ज़ाम में कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व करना मेन टारगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से इतने बजे चलती है और वह अजमेर इतने पहुंचती है, रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली तक। समय की बात है, इसमें तो कोई ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। देखो 8:15 पे कोई गाड़ी चलती है तो सिंपली कितने बजे पहुंच रही है, 2 बज के PM की बात है। ये AM था और ये PM, यानी सुबह इतने आप 12 को एक ना बीच में मान लिया करो, इससे ईजी हो जाता है। देखो 8 से 12 बजे तक, 8:15 से 12 बजे तक अगर घंटे काउंट करेंगे तो 3 घंटा और 45 मिनट लग रहा है आपको। और इससे आगे तो 2.5 घंटा है। 12 के बाद क्या है, आपने 12 तक तो ले ही लिया, तो यहाँ से 0 से हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो कितना, 2.5 घंटा। ये 2.5 घंटा। देखो 3 और 2 5, 5 घंटे तो हो ही गए। और यहाँ पे कितने मिनट, 75 मिनट्स। इन दोनों को जोड़ो। अच्छा 75 मिनट्स को क्या 60 + 15 लिख दो ना, क्योंकि 60 मिनट्स का तो 1 घंटा होता है, तो इधर चली जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 घंटे हो गए और 15 मिनट आपकी बची हुई है। तो 6 घंटे क्या 15 मिनट, ये आपका दिस इज द योर आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप जल्दी से कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देख लेते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखो, आप इसको समतुल्य बताना है, इक्विवेलेंट, यानी कि आपको इसको सोल्व करके लिखना है। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो 12 12 12 12। अच्छा इसको आप पता क्या लिखते हो, जो भी फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन होती है तो आप इसको, जैसे ये लिखा हुआ है नहीं ये 16, तो आपको इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 12 प्लस, तो 12 + 1/16, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपने देखा होगा 12 + दिस, तो 12 तो सब में आ ही रहा है, देखो इधर सब में 12 आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो ये वाला नंबर है इसको चेक करना है। तो इसका मतलब आपने इसको सोल्व करके देखना है। तो ये जितना आएगा, जैसे 1 को हम किस से डिवाइड करेंगे, 16 से कर लो, 0.00, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 16 7 16 16 44 16 छिकम 6, तो 0.6 96, उसके बाद 16 होगा। तो यानी कि पॉइंट के बाद सीधा 6 आएगा, पॉइंट के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये देखो 12.6, ये बिल्कुल 2 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 2 जगह आ रहा है। तो आपने और सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 4, फिर 1 0 उतारेंगे, तो 16 दूनी 32, तो 6 पॉइंट, यानी कि 6 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। देखो 6 के बाद कुछ, ये दोनों तो देखो कट ही गए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इनको सोल्व करना है। इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे कहीं आप लग जाओ 12 को 16 से गुणा करो, फिर उसमें क्या है 1 को जोड़ो और उसके बाद में उसको जो है सोल्व करो, तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इस टाइप से इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो, अब ये सिंप्लीफिकेशन ही आपने देखो इसको 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 इनको जोड़ना है। बॉटम मास के हिसाब से पहले ये सॉल्व होगा, कर लो इसको। तो ये तो बहुत ही सिंपल होते हैं। देखो क्या है, आप ना दशमलव से पहले को पहले से 0 0 आ रहा है तो कुछ नहीं, 15 3 क्या आ जाएगा 45, 3 से दशमलव से पहले गुणा कर दिया और इसको करेंगे तो 15 3 45, ठीक है। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 डिजिट में है तो 3 डिजिट में लिखना है। तो 45 को 3 डिजिट में कैसे लिखोगे, 0 4 5, ठीक है। वैसे भी इसको गुणा करके देखो आपको ये आएगा, इसमें जोड़ दो, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें इश्यूज। तो दशमलव के नीचे दशमलव रखना है आपने, ये बस क्लियर रखना है। तो यहाँ पे देखो दशमलव, और आपके कितना है 0 लिख दो, चाहे यहाँ पे 0 0 1 2 3। अब इसको जोड़ दें 5.002, आगे कुछ है तो उसको छोड़ दो, कुछ ज़्यादा है। अब इसको जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो वही आएगा वो तो। या फिर जोड़ सकते हो आप, कितना आ गया, या लिख लो आप, कोई बात नहीं। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा लेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की, दशमलव के बाद लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 5 7 और कितना आ जाएगा ये 7 और 2 9 5, कितना आ गया 0.2
अच्छा 10 यानी कि 50.0 यानी कि अप्रॉक्स 50 आ रहा है आपका आंसर, कहीं है 50? बिल्कुल है। तो 50 आप इसको कर दो, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वर्ड पहले ही लिख दिया है, अप्रॉक्स। ठीक है, तो लगभग मान क्या है ये, लगभग मान। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन। ये देखो योगफल है। ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखिए करो कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सीधा ऑप्शन पे नजर जानी चाहिए आपको। देखो ये देखो, पॉइंट से उधर वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, देखो कहीं नहीं है ना। तो आपने क्या कि पॉइंट से उधर वालों को जोड़ लो, पॉइंट से अभी क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ इनको जोड़ दो। देखो 0.7 है, थोड़ा सा है, और यहाँ पे 0.07 है, और यहाँ पे पॉइंट, देखो ये इन सब को कर रहा हूँ मैं 0.007, और यहाँ पे 0.0077। अब बस इसको देख लो, 7 7 और 7 14, और 7 और 1 8, और 7। देखो पॉइंट के बाद 7847 कहीं है, देखो 7847 बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इतना करो और आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में आपको फास्ट वे से आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट, ये तो आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होगा, 9999। इनको माइनस करना है। अब देखो माइनस करने में क्या है कि आप ज़्यादा हासिल लेना पड़े, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो में करा रखे हैं कि इस टाइप से कोई माइनस आता है ना, तो आप दोनों में से पहले एक एक माइनस कर लिया करो ऑलरेडी। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा ये, और इसमें से एक माइनस करेंगे तो सीधा कट करो, क्या लिखो 9999, यही होगा एक माइनस करने के बाद। अब इसको सीधा कटा दो, इसमें से देखो कितना ईजी हो जाएगा, 1 0 0 0 और 9। देखो कितना इजीली ये आपका सॉल्व होगा, तो इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप वैसे भी माइनस कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको। अच्छा इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो न्यूमेरल्स फॉर 2,02,000 सिंपल। 2,02,000 क्या है आपको, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार मतलब 2000, 2000 पे 10,000 और लैक्स। देखो यहाँ पे ये सिंपल है, ये तो आप नॉर्मल आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चंस थे। ऐसे मैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नवोदय के लिए लेके आता रहूँगा। सो अभी के लिए थैंक यू।